का ऑरा बड़ा खतरनाक है। ये क्या बला है ऑरा? ऑरा हमारे विचारों का प्रतिपादन है। क्या यही ऑरा है? यही ऑरा है। ग्रह कुछ नहीं करता। ग्रह भैंस को भैंस ही रखते गाय को गाय ही रखते जी, और संत को संत ही रखते। ज्योतिषाचार्य के रूप में क्या आपने ऐसी गणना की कि कौन सी सरकार बनेगी 2027 में? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्र के लिए ध्यान कर रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए आहुतियां दे रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके प्रताप से पृथ्वी चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जवाब दे चुका हूं मैं। गैर हिंदू हैं, उनको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम सनातनी हैं। क्या गैर हिंदू शिव को नहीं मान सकते? ये केवल पॉलिटिकल इंस्टेंट है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के धर्म आड़ और में। राजनीति से नहीं, राजनीति धर्म से चलना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है फिर कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? मुझे आसार दिख रहे हैं, ज्योतिषीय गणना में वो सब चीजें दिखती हैं। बहुत सारे कांग्रेसी लोग भी मेरे साथ बैठते हैं, ऐसे में वो कहते हैं कि मैडम मामला ही कुछ नहीं था, बस खाली हमने तो बातचीत के आधार पर हंगामा कर दिया। अब कोई आगे आने को तैयार नहीं, अब कोई नहीं पूछ रहा सीबीआई जांच कहाँ गई। पता है कि सीबीआई जांच ऑन वे है, उसके बावजूद भी आप सेम चीजों को दोहराए जा रहे हो, उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें कानून मौन क्यों है फिर? नहीं, ये पब्लिक है, ये जानती है, ये समाज, इनके हर कोने में कहीं ना कहीं कोई डस्टबिन होगा, कचड़े वहीं इकट्ठा होते हैं। पब्लिक जानती है कौन हीरा है और कौन कचड़ा। ज्योतिष का विश्लेषण कहता है कि अगले मुख्यमंत्री भी धामी जी होंगे। हाँ, अभी 10-12 सालों तक रहेंगे। संसद में हमने देखा कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया, सांसद हैं इस देश की। राहुल गांधी एक टपोरी नेता है, या इस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मोदी चोर है। द हिली पॉडकास्ट सामाजिक मुद्दों, गीत संगीत और उत्तराखंड की सच्ची आवाज का मंच। इस स्वतंत्र प्रयास को मजबूत बनाने के लिए द हिली फाउंडेशन को स्क्रीन पर दिए गए बैंक डिटेल्स, QR कोड या UPI ID से सहयोग दें। आपका साथ हमारी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिली न्यूज और आज हमारे साथ हिली न्यूज में बातचीत करने के लिए आए हैं राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी प्रदेश में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तो प्रचलित है ही हैं, इसके अलावा आपको ज्योतिष रत्न के रूप में भी 2 बार सम्मान किया गया है। तो बहुत स्वागत है आपका राकेश मिश्रा जी हिली न्यूज में। नमस्कार आरती जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और सबके जीवन में मंगल हो, यही मंगल कामना है जी। कैसे देखते हैं ज्योतिष को और ज्योतिष है क्या? दरअसल दर्शक, क्योंकि आज के टाइम पर ज्योतिष का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, तो ज्योतिष वास्तव में है क्या? ज्योतिष को अगर 2 शब्दों में काटा जाए, मतलब विभक्त किया जाए, तो ज्योति धन ईशा सा ज्योतिषा जी। ज्योति का मतलब होता है दृष्टि और ईश का मतलब वो परमात्मा जी। परमात्मा की दृष्टि है, इसीलिए इसे वेद का नेत्र कहा गया है जी। आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है जी। आपका ये जो शरीर है, पिंड जिसे कहते हैं, भाई 84 लाख योनियों में आप एक योनि है जी। बस परमात्मा ने आपके साथ थोड़ी सी चीज एक जोड़ दी है कि आपको सोचने समझने की क्षमता दे दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। अब सोचने समझने की क्षमता दे दी है तो कहीं आप बहुत ज्यादा आंदोलित ना हो जाओ, इसके लिए उन्होंने ज्ञान के रूप में ज्योतिष को भी दे दिया है कि देखिए आरती जी, आपका भविष्य इतना ही है जी, इसे समझ लीजिए जी, है ना। अब क्या है कि पहले तो ये देखना जरूरी है कि हमारा जीवन बेस किस पे करता है जी, कैसे हमारा जीवन चलता है। तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है ये शरीर। बिल्कुल। अगर शरीर है तो आप मान सकते हो कि आप हो। जी बिल्कुल। है नहीं है जी। अब शरीर को भी चलाने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए वो क्या है? सांस। बिल्कुल। इस शरीर को और आपको, आप कौन है पहले आप समझिए कि आप कौन है। आप हो वो आत्मा जो इसके भीतर बैठी है। बिल्कुल। जो सुन रही है, देख रही है, बोल रही है, फील कर रही है। बिल्कुल। वही हो आप। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि आपकी आंखें निकाल के अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाए तो उसकी आत्मा के साथ सेट हो जाएगी।
है, विज्ञान कह रहा है। बिल्कुल। आप हार्ट भी चेंज करा सकते हो, आप गुर्दे भी चेंज करा सकते हो। मतलब इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है, इसके भीतर जो बैठा है जी वो आत्मा है। बिल्कुल। उसको और इस शरीर के बीच को जो चलाने वाली कड़ी है उसको सांस कहते हैं। बिल्कुल। अब आप समझिए, मैं ज्योतिष समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल। इसके शरीर से और आत्मा के बीच की जो कड़ी है वो सांस है। सांसों की माला आपने सुनी होगी। बिल्कुल। अब उस सांसों को जो गवर्न करता है वो करता है मन। बिल्कुल। वो और सूक्ष्म हो गया। शरीर आपका स्थूल जो दिखता है, आत्मा जो सबसे भीतर है, इनकॉन्शियस माइंड में आपके भीतर जो चेतना पैदा करती, यानी कि आपका पावर हाउस। बिल्कुल। और उसके भीतर जो उसको गवर्न करता है वो है मन। बिल्कुल। आपके मन में विचार आ जाए कि अभी हमको सांस लेनी है तो आप लोगे। मन में विचार आ गया, नहीं जी अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तो यानी कि सांस और सूक्ष्म भी है। मन आपने नहीं देखा है, देखा भी नहीं है। सांसों का तो अनुभव कर सकते हो, मन का अनुभव नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म है। और इनकॉन्शियस माइंड में जो आपका मन है वो इन सांसों को गवर्न करता है। और सांसों मन को जो गवर्न करता है वो है इंटेलेक्ट, जिसे बुद्धि कहते हैं। मैं Good. ग्रह समझा रहा हूं आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए मिश्रा जी कि अभी ग्रहों थोड़ा का सा 2 मिनट जी, 2 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा इस चैप्टर को पूरा कर लूं आपके दर्शकों के लिए। अब इंटेलेक्ट, यानी कि इंटेलेक्ट जो है वो आपके मन से भी ज्यादा ताकतवर है। वो क्या करता है? मन में चलने वाले विचारों को सही और गलत का निर्णय करता है। उसकी ड्यूटी क्या है? स्टॉम्पिंग करना। जी ये सही है, ये गलत है। और इन सारे अनुभवों को जो स्टोर करता है उसे कहते हैं चिप। जैसे जी। आपके मोबाइल में एक चिप होती है ना, ऐसे ही आपके इनकॉन्शियस माइंड में एक चिप होती है। जी सूक्ष्म विज्ञान में जाओगे तो आपको पता लगेगा। तो वो चिप होती है, चीज जिसे हम चित्त कहते हैं। जी और चित्त के बाद अगर कुछ आता है तो वो है ईगो, अच्छा अहंग, जो इन सब चीजों को बैलेंस करता है। आरती गौड़ है, आरती गौड़ ये करेंगी। मैं आरती गौड़ हूं, यही ईगो है। मैं ज्ञानी हूं, ये ईगो है। और मैं ज्ञानी नहीं हूं, ये भी ईगो है। और जब इससे पार जाता है तब अपने सेल्फ का दर्शन होता है, मतलब 7वां स्तर। बिल्कुल। अब इसी पे हमारे ग्रह बेस करते हैं। जी शरीर, कर्म का देवता कौन? शनि। बिल्कुल। इंटेलेक्ट का देवता कौन? बुध। बुध। आत्मा का देवता कौन? सूर्य। सूर्य। मन का देवता कौन? चंद्रमा। तो ये जो 7 स्तर हैं आपके, यही ज्योतिष में है। मैं ज्योतिष के जो ग्रहों की आप बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ग्रहों का असर सिर्फ मनुष्य पर ही होता है कि ब्रह्मांड के सारे जीव जंतुओं पर होता है? अब आप मुझे ये बताइए कि इस चराचर जगत में बिना प्राणवायु के है कोई? विज्ञान भी कहता है कि पादप पे अगर जहर डाल दिया जाए, बॉटनी किसी भी पेड़ पे जहर डाल दिया जाए तो वो भी सूख जाएगा। आपको जहर दे दिया जाए तो आप भी सूख जाओगे। किसी जीव जंतु को जहर दे दिया जाए वो भी सूख जाएगा। इसका मतलब जीव तो चराचर जगत में है, तो इन ग्रहों का असर तो सब पर है। परेशान आप ही काहे हो? ये तो है। बिल्कुल। तो सब पर असर है, क्योंकि ये सूक्ष्म तरंगे हैं। जी जी। हमारे वस्तुतः आप हो क्या, पहले तो ये समझो। बिल्कुल। हम एक सूक्ष्म तरंग है। जैसे ऊर्जा इस कनेक्टर में आती है तो बल्ब बन जाती है, ऊर्जा एसी में जाती है तो
ठंडी हवा देती है, ऊर्जा अगर पंखे में जाती है तो फैन घुमाती है सब में वो ऊर्जा। जी, तो यानी सब पर ग्रहों का असर, सब पर ग्रहों का असर होता है। अब क्या है कि आप में इंटेलेक्ट नामक चीज है, बुद्धि जिसे कहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा और बुरे का निर्णय करती है। जी मिश्रा जी, ऑरा एक शब्द है जी, जो बहुत प्रचार में भी रहता है और अमूमन सभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि उसका ऑरा बड़ा खतरनाक है। ये क्या बला है ऑरा? ऑरा हमारे विचारों का प्रतिपादन है। जी आप देने की नियत पे आ जाओ, गिविंग, जी लेना किसी से मत स्वीकार करो, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। आप ग्राह शक्ति को अपनाओगे, आपका ऑरा घट जाएगा। जी ऑरा वो चीज है जो दोनों स्थितियों में काम करता है, बिल्कुल, पॉजिटिविटी में भी और निगेटिविटी में भी। आपके जीवन का भी अनुभव होगा और मेरे सारे दर्शकों के जीवन का भी अनुभव होगा कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हो जो बहुत नकारात्मक सोचता है, तो आप कितनी देर बैठ सकते हो? जी बिल्कुल। जैसे अभी आपका कोई मित्र आ जाए और उसका एक ही उद्देश्य हो, सुबह से शाम तक लोगों की बुराई करे, तो आप कितना जल्दी उब जाते हो, है ना? तो इससे एक शब्द निकल के आता है कि हमारा मन जो है वो आनंद में रहना पसंद करता है। जो सुबह से शाम तक आपसे ज्ञान की ही बातें करता रहे, आप उनसे भी उब जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? संपूर्ण मनुष्य कौन है? संपूर्ण मानव कौन है? जो कृष्ण की तरह जिए। जी कृष्ण में क्या था? जब रास रचाए तो उनसे बड़ा आशिक कोई नहीं, बचपना खेला तो उनसे बड़ा बालक कोई नहीं। जी, जब वो युद्ध में गए तो उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो उनमें दोनों चीजें थी, गुरु तत्व भी प्रधान था और जय तत्व भी प्रधान था, देव तत्व भी प्रधान था। गुरु तत्व क्या है? इंटेलेक्ट, ज्ञान की बातें करना। देव तत्व क्या है? आनंद की को प्राप्त। देवता क्या करते हैं? आनंद में रहते हैं, बिल्कुल, है नहीं है? तो जब दोनों के बीच में समन्वय बन जाए, ज्ञानी व्यक्ति भी होना चाहिए लेकिन अपनी मस्ती भी नहीं भूलनी चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस कौन लाता है? मन लाता है। इसलिए मेरी जो थीसिस कहती है वो ये कहती है कि भाई अपने चंद्रमा को ठीक रखो, जी, मन को ठीक रखो। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी और सार है, इसे समझना चाहिए। किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत करो, मत सुनो। ये तीनों चीजें आपको बिगाड़ती हैं। मैं अपने दर्शकों से ये कहता हूं, आप जाइए बैठिए समाज में और आप ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। आप एक हफ्ते ना किसी की बुराई सुनिए, ना किसी की बुराई देखिए, ना किसी की बुराई करिए। जी, आप में डिवाइन क्वालिटी पैदा होने लगेगी, आप उस परमात्मा के करीब जाने लगोगे, आपके भीतर आनंद आने लगेगा, आप ऐसे मस्ती से जीने लगोगे कि ज्ञान खुद ब खुद हाथ जोड़ के आपके भीतर आने लगेगा। ज्ञान कहीं बाहर की चीजें थोड़ी है, आपके भीतर की चीजें। आपने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, किसी का ज्ञान ही तो है, बिल्कुल, उतर के तो आया नहीं, उतरा तो इसी शरीर के माध्यम से ही है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी लिखा गया हो, प्रभु की भक्ति लिखी गई हो या बड़े से बड़े शोध लिखे गए हो, लिखा तो इसी मन ने है ना। बिल्कुल, तो कैसे लिखा है? तो आपके भीतर सब रचा बचा, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे उपनिषद सब आपके भीतर है। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अंदर झांकना शुरू करो। और ये एक ही चीज से आएगा, जब आप दूसरों के बारे में विचार रखना बंद कर दोगे, दूसरों के बारे में व्यवहार रखना बंद कर दोगे, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। तुम अपने बारे में कितनी चिंतित हो? तुम तो निरंतर दूसरों की चिंता करते हो, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, और दिन पूरा और दोष दे रहे हो राहु केतु और शनि को। यानी कि मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है।
और ज्योतिष की पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। जी किसी गुरु की कृपा हुई तो बहुत अच्छा, जी अगर गुरु की कृपा नहीं हुई तो ज्योतिष की पुस्तकों से खोज लीजिएगा। जी चंद्रमा हमारे जीवन में 35% का अधिकार रखता है। जी आपके जीवन को चलाने के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन से विचारों की उत्पत्ति होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अब पियोगे शराब, खाओगे मांस और कहोगे कि मुझे तो प्रेम की अनुभूति नहीं होती। एक टॉपिक छूट गया था। जी आज के जमाने में ना बहुत से मेरे पास लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए, जी तो वो ये कहते हैं कि मेरा तो डाइवोर्स होने वाला है, अच्छा मेरी पत्नी से मेरा नहीं पट रहा, मेरे पति से मेरी नहीं पट रही है। अरे भाई, तुम्हारा मन खुद का नियंत्रण में नहीं है तो पटेगा कहां से? तुम्हारा खुद का ओरा ठीक नहीं है तो पटेगा कहां से? पॉजिटिव ओरा प्रेम को प्राप्त करने का माध्यम है। बिल्कुल। कृष्ण किसी से मिलते थोड़ो थे, कृष्ण से मिलने के लिए लोग लोग तड़पते चाहते थे। बिल्कुल। और आज भी ऐसी डिवाइन शक्तियां आपके जमाने में और आपके राष्ट्र में बहुत है कि जब वो आपके राज्य में आते हैं या आपके प्रदेश में आते हैं, और ये तो देवभूमि है, देवताओं का वास है, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बरबस प्यार झलकता है। वो क्या है? और उनका विचार है जो उन्होंने नियंत्रण किया हुआ है, और वो जब चलते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। यह है ऑरा शक्ति। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कोई बड़े उपाय की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर से वो भाव ही ना आने दो कि किसी का मूल्यांकन करने जाओ। आपकी पीड़ा कहां है? मूल्यांकन में। आरती जी तो मुझे पसंद ही नहीं करती। बिल्कुल सच्चाई है नहीं है? बस पीड़ा वहीं होती है। जब हम दूसरों का चिंता, अरे यात्रा यार तुम्हारी है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो यहां बैठ के? आप नौकरी कर रहे हो, आप आईएएस हो, आप पीसीएस हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप नेता हो, आप कार्यकर्ता हो क्या? अंतिम में क्या हो? अंतिम में बैठ के सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। जाओगे कहां? शमशान में? बनोगे क्या? राख या मिट्टी? फिर काहे का घमंड भाई? मैंने एक्चुअली, क्योंकि ज्योतिष मुझे भी थोड़ी थोड़ी समझ आती है और मैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी कुंडली मुझे एक जैसी देखने को मिलती है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि एक व्यक्ति उस जैसी कुंडली का राजा है, एक मजदूर है, एक उसी कुंडली वाला आईएएस है, एक बेचारा 4th क्लास एम्प्लॉय है, तो जब मुझे वो समझ नहीं आया तो आज मुझे आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि क्या यही हो रहा है? यही हो रहा है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। जी। प्रारब्ध की रचना पहले होती है जी। शरीर की रचना बाद में होती है। अब आपने कितना भजन किया है ये इस जन्म में मिलेगा। ग्रह कुछ नहीं कर पाते हैं। ग्रह भैंस को भैंस ही रखते हैं, गाय को गाय ही रखते हैं जी, और संत को संत ही रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है आपका, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि अगर हम कोई वृक्ष लगाते हैं और उसको हम सींचेंगे नहीं, उसको हम हवा और पानी से दूर रखेंगे तो वो मर जाएगा। तो सेम ही शायद लागू हो रहा है यहाँ के। हाँ बिल्कुल, करीब करीब आप उसके पास ही हो। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण कितना है। क्या आप अपने जीवन में अनुशासित रहे हो? जी। क्या आप अपने मन पे नियंत्रण कर पाए हो? क्या आप उस विचार को प्राप्त कर पाए हो जिससे और लोग सफल हुए हैं? कि ग्रह का चार्ट लिए ही बैठे हो कि भाग्य में क्या लिखा है इंतजार करते हैं। हाँ, तो कर्म प्रधान है, कलयुग कर्म प्रधान है। आपने कर्म किया क्या? जी। अगर कर्म नहीं किया है तो शनि एक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल। फिर आप दोष देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनके पास 700 करोड़ की आबादी देखनी है इसी धरती पे, इसके अलावा पता नहीं कितनी गैलेक्सी है। बिल्कुल।
है कि नहीं है? तो वो बेचारे कहां तक आपको ध्यान देंगे? आपका तो एक अस्तित्व एक अणु के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। और आप दौड़े जा रहे हो। जाना कहाँ है ये नहीं पता है। बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, और आपका जब विश्लेषण होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, ये सबने देखा है, जग जाहिर है। और इधर ज्योतिषाचार्य भी हैं। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कौन सरकार बना रहा है, कौन सा दल अव्वल आएगा इस 2027 के चुनाव में, और ज्योतिषाचार्य के रूप में क्या आपने ऐसी गणना की कि कौन सी सरकार बनेगी 2027 में? देखिए, गुरु अतिचारी है जी। अभी गुरु मिथुन राशि में मार्गी हुआ है। गुरु चुनाव तक कर्क राशि में रहेगा जी। और सत्ता जो है, जो गुरु के अधीन रहेगा उसकी रहेगी। अच्छा, बिल्कुल लिख लीजिए। अगर आप धर्म के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि ये धर्म युग शुरू हुआ है। आप देखिए, पूरा विश्व युद्ध के क्षेत्र में जा रहा है नहीं जा रहा है? बिल्कुल। यानी कि मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है। भारत इन सब चीजों से क्यों बच रहा है? क्योंकि यहां धर्म है, यहां प्रभु को मानने वाले हैं। यहां आज भी ऐसे ऐसे संत और महात्मा, ऐसे ऐसे मनीषी बैठे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। जिन्हें आप जानते हैं वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्र के लिए ध्यान कर रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए आहुतियां दे रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके प्रताप से पृथ्वी चल रहा है। तो गुरु अगर पराक्रम में, और गुरु अगर ज्ञान में, गुरु अगर धर्म में है, तो सत्ता उसी के पास रहेगी। ये तो ज्योतिषाचार्य के रूप में आपने उत्तर दिया। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसका राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जवाब दे चुका हूं मैं कि जो धर्म के साथ रहेगा सत्ता उसकी आएगी। मतलब आपका इशारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो धर्म के साथ रहेगा। जी। अब आप मंदिर ही नहीं जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, धर्म कोई हिंदू ही थोड़ो है। धर्म तो इस्लाम भी है, धर्म तो यहूदियों का भी है, धर्म तो ईसाइयों का भी है। कुछ लोग ना राम के साथ है, ना खुदा के साथ, बीच में। लेकिन वो तो वही लोग हैं ना जिनका ऑरा खराब है, जुड़ा हुआ है कनेक्शन एक दूसरे से। इसमें तो आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई। या तो मजबूती से मैं आरती के साथ हूं या नहीं हूं। जी बिल्कुल। अब आप मुझे आप चलिए, मैं आपसे एक जवाब मांगता हूं। आप क्या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे जो थोड़ी देर आपके साथ रहता हो और थोड़ी देर इस कैमरामैन के साथ रहता हो? बिल्कुल नहीं। है नहीं? ऐसे ही भारत की अब जनमानस है। जी। अगर जो मजबूती से अपने ही, चलिए ठीक है आप इस्लाम को मान, मजबूती से पकड़ के तो बैठिए ना यार। अब आप कभी जनेऊ पहन लेते हो। लेकिन मिश्रा जी, इस भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये तो तय है, निश्चित है। हिंदू धर्म में अगर जिसने जन्म लिया है तो लगभग, मतलब मेरे ख्याल से 90% अबव लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम अगर ज्ञान की बात अगर करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि इस देश के अंदर एकता में विभिन्नता में एकता है, अनेकता में एकता है, सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं। ये बातें तो पाकिस्तान में क्यों नहीं लागू होती? नहीं, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ ना कि कई बार मैं राजनीतिक तौर पर इन चीजों को देखती हूँ कि मदरसों को भी देखो राजनीतिक लोग फंड दे रहे हैं, फंडिंग तो हो रही है ना, और गुरुकुल को भी दे रहे हैं। जबकि आज भी अगर आंकड़े निकाले जाए तो मुझे लगता है कि मदरसों को माइनॉरिटी के आधार पर ज्यादा फंडिंग की जाती है। तो फिर आप कैसे, मतलब इसको कैसे क्लियर करेंगे, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं भारतवर्ष सनातन परंपरा का रहा है, विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन रहा है। सनातन धर्म से ही ये सारे संप्रदाय निकले हैं। आप चाहे अफगानिस्तान में जाइए, देखिए बुद्धा प्रतिमा तोड़ी गई है ना। इसका मतलब पूर्व में वहां भी ऐसे ही लोग रहे हैं।
विश्व के किसी भी देश में चले जाइए तो सनातन इंडोनेशिया आज भी राम को मानता है, लेकिन है इस्लामिक कंट्री। इनका अस्तित्व युगों से रहा है। अच्छा क्या है कि हमारे यहां जो व्यवस्था है वहां कोई द्वेष नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है। हम किसी पंथ के तो निर्माता है नहीं। हमारे यहां मानव मात्र सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। लेकिन मैं इसी श्लोक का उत्तर जानना चाह रही हूँ कि जब ऐसा है तो फिर ये आपस में द्वंद्व क्यों है? कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व दूसरे पक्ष से हो सकता है। हमारे यहाँ क्या द्वंद्व है? भेदभाव तो है ही ना। कोई भेदभाव नहीं है। अभी आप यूजीसी लागू हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि द्वंद्व नहीं है तो फिर यूजीसी लागू करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखिए सरकार भी तो इंसान ही चलाते हैं। आपको नहीं लगता कि उससे आपस में मतभेद होंगे, भाईचारा खत्म होगा? ये कहीं ना कहीं कभी कभी पुरानी विचारधारा आ जाती है। अभी तक अंग्रेज क्या करते थे? तोड़ो और राज करो जी। एक ये इरा शुरू हुआ था कि जिसमें सब संगठित हो रहे थे, लेकिन अब चेयरमैन ही जब कोई ऐसा बन जाएगा, नहीं ध्यान दिया होगा सरकार उस पर। मतलब राकेश मिश्रा जी मानते हैं कि यूजीसी गलत, जो ये लागू हुआ है ये गलत है। बहुत विरोध किया इसका, बहुत विरोध किया है जी। आप कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मण का बेटा, बनिए का बेटा, क्षत्रिय का बेटा पहले से अपराधी है? कैसे कह सकते हो? बिल्कुल, कैसे कह सकते हो? अगर आपको सरकार को इसके बारे में अगर पक्ष रखना होगा तो आप बिल्कुल डिनाई करेंगे कि यूजीसी सही नहीं। हमने कर दिया, कई मंचों से कह दिया, कई मंचों से कह दिया। जो गलत है गलत कहने में हमें क्या गुरेज है? परमात्मा ने इतनी शक्ति हमें दे रखी है। मैं सुबह मजदूरी करने निकलता हूँ, शाम तक कमा के लाता हूँ तो घर की रोटी चलाता हूँ। बिल्कुल। मैं एक चीज और उत्तराखंड के अंदर देखती हूँ, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास दो बातें होती हैं जी। और उत्तराखंड की भूमि पर मैं, क्योंकि बहुत प्रचलित है ये चीजें देखने को मिलती हैं कि देव डोलियां निकलती हैं, अलग अलग भगवान अवतरित होते हैं मनुष्य के भीतर, और उस एनर्जी को जब हम देखते हैं तो कई बार विश्वास होता है और कई बार लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जताते हैं कि भाई ये अंधविश्वास है। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? इस जगत में कुछ विश्वास करने योग्य है, कुछ मानने योग्य है जी, है ना? कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। अब जैसे हम जानते हैं हमारे माता पिता कौन है, आप जानते हैं कि आपके माता पिता कौन है, तो यहां मानने की कोई जरूरत है नहीं। जानते हैं बिल्कुल, है ना? ऐसे उनके माता पिता कौन है ये मानना पड़ता है, क्योंकि पिताजी बताते हैं आपके माता पिता। तो चूंकि उत्तराखंड में कण कण में शंकर है, तो शंकर की व्यवस्था है। कई देवी देवता प्रकट होते हैं, किसी को लगता है अपने भीतर का भाव है। जैसे आप आंखें बंद करो और मैं आपसे कहता हूं कि आप शिव जी का ध्यान करो, और शिव जी का ध्यान करते करते आपके भीतर कोई देवी आ गई, देवी से ध्यान होने लगा। नहीं ध्यान देवी का आ रहा है तो आपके भीतर आपके विचारों के हिसाब से कुछ नई चीजें जिससे आकर्षण आपका हो, कोई पुरुष आ गया, कोई स्त्री आ गई, कोई हीरो आ गया, कोई हीरोइन आ गई, है तो एनर्जी। तो ऐसे ही लोगों के भीतर, चूंकि धर्म पर आस्था है यहाँ के लोगों की, धर्म को जानते हैं, धर्म को मानते हैं। अब ज्ञान के आधार पर कहां पहुंचते हैं, क्या करते हैं, ये जो उसको निरूपित करता है वो बता पाएगा। लेकिन आपके भीतर क्या है, आप तो आस्था से प्रणाम कर सकते हो। तो यहां तो मैं यही कहता हूं, मान के चलो यार जी, मान के चलो, क्यों किसी का अनादर करना। बहुत सुंदर आपका उत्तर था। एक बात और मैं जो बहुत विशेष है कि आजकल मैंने अभी हाल ही में बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी जी, उनका एक बयान सुना कि अगर किसी को बद्री केदार धाम के दर्शन करने हैं, 4 धाम की यात्रा करनी है, जो गैर हिंदू हैं उनको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम सनातनी हैं। तो ये क्या है? मतलब क्या गैर हिंदू शिव को नहीं मान सकते? उनका अधिकार नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर शिव पर कि शिव सिर्फ हिंदुओं के ही हैं? आप इसको कैसे समझते हैं?
राजनीतिक स्टैंड। यानी कि आप इससे सहमत नहीं है कि सिर्फ गैर हिंदू नहीं जा सकता है वहां, सिर्फ हिंदू ही जाएंगे? वो वैसे भी नहीं जाएंगे। नहीं, जाते हैं ना। व्यापार अभी के लिए जाते अभी जिस नाम पर ये चर्चाएं हुई वो है सारा अली खान, और हर साल वो दर्शन करने जाती हैं। जाना इस चाहिए। बार बाकायदा उनका पोस्टर चिपक रहा है कि नहीं, इनका वंचित होना चाहिए, नहीं जाने दिया जाएगा इनको जब तक वो ये नहीं देंगे कि मैं हिंदू हूं। ये केवल पॉलिटिकल इंस्टेंट है। अब आप केदार, जब हमारी कांवड़ यात्रा हरिद्वार में होती है या जी। पूरे प्रदेश में, इस राज्य में भी और हमारे पड़ोसी राज्य में भी, जहाँ भी कांवड़ यात्रा होती है, वहाँ जो सेवा भाव करते हैं वो जाति पूछ के तो नहीं करते, बिल्कुल धर्म पूछ के तो नहीं करते। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे धर्म के नहीं है, लेकिन उनके पंडाल लगते हैं, वो केला बांटते हैं, फल बांटते हैं, वो दूध बांटते हैं। कैसे कह सकते हो आप इस बात को? तो राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के धर्म आड़ को में। राजनीति से नहीं, राजनीति धर्म से चलना चाहिए। धर्म का मतलब नहीं समझ में आता लोगों को। धर्म क्या है? धर्म आपको अनुशासन में रखने की एक व्यवस्था है। धर्म कोई परमात्मा ने बना के थोड़ा भेजा, परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया था। मुझे ना बहुत विरोधाभास लगता है इन बातों में। आप एक तरफ कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब आप धार्मिक स्थल पर आएंगे, दूसरी तरफ इस देश के अंदर मुस्लिम, देखो सबसे ज्यादा तो इस समय हिंदू और मुस्लिम है, अन्य तो जैसे सिख और ईसाई पर तो बात कम होती है, पर हिंदू मुस्लिम पर बहुत चर्चा होती है। ऐसे में इस देश के अंदर बहुत सारे संतों के विचार जब मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो वो कहते हैं कि जी ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ मांस मदिरा बंद होना चाहिए, और एक तरफ बीफ की बिक्री इतने हाईएस्ट लेवल पर हो रही है। तो ये विरोधाभास लोगों को आप कैसे क्लियर करेंगे इससे? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मांग ही गलत है। 85% जो राज्य में, पूरे देश में 85% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हमें अपने घर का, जैसे आप इस स्टूडियो में बैठे हो, अब यहां घोषित करवाना पड़ेगा कि ये आरती जी का स्टूडियो है, ऑलरेडी घोषित है। बिल्कुल। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र जैसी परिकल्पना, तो हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ तो ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, उसमें घोषित क्या करवाना? भाई मेरा सवाल दूसरा था कि जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक मुहिम छेड़ रखी कि गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए, और इधर आप बीफ कंपनीज को एंटरटेन कर रहे हैं। बस ये है कि संतों को इन सब पचड़ों से दूर रहना चाहिए, मेरा नहीं, विचार ये है। संतों का तो देखिए, गाय में तो देवताओं का वास होता है ना, तो संत क्यों नहीं आवाज उठाएंगे उसके लिए? अब ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पे चिंतन करे। अगर बीफ, देखिए आपके यहाँ गौ माता है, हम उनको माता मानते हैं, बिल्कुल पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, हमें उनकी रक्षा करने का दायित्व है। तो ये जनमानस में क्या है? अब मेरा प्रश्न अपने दर्शकों से यह है कि वो कितनी गाय पालते हैं? घर में कुत्ते तो पाल लेते हो गुरु, एक गाय पाल लो। जनमानस के देखिए नियम और नीति बनाना और लागू करना। सुनिए, अगर आप अपने घर में अपनी गौ की सेवा करते हो, आपको रोड पे गाय मिल गई, वो भोजन नहीं मिल रहा है, उसे खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो रोड पे दर बतर घूम रही है, उस समय आपकी माता का भाव कहाँ गया? तो मिश्रा जी, ये जिम्मेदारी सिर्फ पब्लिक की है कि सरकार और प्रशासन की भी है? सरकार जैसे यूपी में तो कर रही है, गौशालाएं खुल रही हैं, जगह जगह उन्होंने हब बना रखे हैं। आप यूपी में जाइए, गाय काट के दिखाइए, तो मानव हत्या जैसा पाप लगता है। इसमें आपत्ति क्या है फिर कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? वो भी होगा, वो भी होगा। मुझे आसार दिख रहे हैं, ज्योतिषीय गणना में वो सब चीजें दिखती हैं, होगा। एक बात को कैसे समझते हैं कि जैसे प्राचीन युग में हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति चलता था जी, वो सिस्टम अब धीरे धीरे बंद हो गया और शिक्षा को भी विभाजित किया गया है, अगर अलग अलग तरीकों में। ये तो हमारे साथ खेल किया अंग्रेजों ने।
जी। हमारे यहाँ ज्ञान पहले दिन ही दे देते थे। जब आप गुरुकुल में जाते थे तो आपके सीने पे रख के आचार्य हाथ रख के ये आपको इतना ऊर्ध्वगामी बना देता था कि वो ही कह देता था कि अहम ब्रह्मास्मि। वेद का अंतिम वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ हो आप ही हो, तुम ही ब्रह्मा हो। मैकाले को पसंद नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले यहाँ की लाइब्रेरी समाप्त कराई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था समाप्त कराई। और आज भी हमारे में से कितने लोग गुरुकुल में या एंशियंट शिक्षा के नहीं, पर देश को आजाद हुए तो 17 वर्ष हो गए ना, तो अब अंग्रेज तो चले गए इस देश को छोड़ करके। अब अंग्रेजों पर थोपना ही कब तक, मतलब हमेशा अंग्रेजों का ही दोष निकाले। अभी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो जागरूकता अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति थी, वो फिर वापस आ रही है। हमारी आपकी शिक्षा हुई तो कितने बजे हुई? आप कितने बजे स्कूल जाते थे? 8-9 बजे, 9:30 बजे। और जब विद्यालय में जाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, प्रार्थना करते थे। यही करते थे। और शाम को जब घर से अंतिम घंटा होता था तो उस समय आपको फिजिकल करवा के वापस पीटी करवा के करते थे। बिल्कुल। कहाँ चली गई व्यवस्था? तो जिम्मेदार कौन, यही तो मेरा सवाल है। जिम्मेदार यहाँ के करता धरता। तो मिश्रा जी भी इन नीतियों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट। और आज चाहते हैं कि गुरुकुल पद्धति लौटे? गुरुकुल पद्धति लौटे ना लौटे, लेकिन शिक्षा की वो व्यवस्था लौटे जिसमें व्यक्ति का समुचित विकास हो। क्या आपको नहीं लगता कि मदरसे और ये जो इंग्लिश मीडियम है विद्यालय, हिंदी मीडियम विद्यालय, अलग अलग टाइप के स्कूल्स, ये जो शिक्षा व्यवस्था अलग अलग टाइप है, किसी राष्ट्र को ये व्यभिचारों को यहाँ उत्पन्न कर रही है, व्यभिचार को, कि मतलब किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनने के लिए शिक्षा का एक स्वरूप होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनने के लिए आप अपने बच्चों से खेल नहीं कर सकते, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो। शिक्षा एक होनी चाहिए, ए फॉर एप्पल ही होना चाहिए। आप एक प्रवासी समिति चलाते हैं, लाखों लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो इस पर एक मुहिम क्यों नहीं छेड़ देते मिश्रा जी? अरे हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो मजदूरी करने आए आपके प्रदेश में, हम कैसे? क्योंकि एक जागरूक देशवासी होने के नाते मेरे मन में भी हजारों बार ये ख्याल आता है कि एजुकेशन में इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको संस्कारी बनाना है अपने बच्चों को, अगर आपको सक्षम बनाना है, अगर आपको भेदभाव को मिटाना है, तो उसका मूल जड़ जो है वो एजुकेशन में इक्वलिटी है। समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, सब कुछ होगा, इसी राष्ट्र में होगा। अच्छा, एक शिक्षा व्यवस्था होगी, एक राजतंत्र होगा, देखते जाइए। एक राजतंत्र का अर्थ क्या निकाला जाए कि आप चुनाव नहीं होने देंगे क्या? नहीं, राजतंत्र का मतलब चुनाव तो जनता ही करेगी। हाँ। लेकिन विचार लगभग एक जैसे। लोकतंत्र नहीं बोला ना आपने, सीधे राजतंत्र बोल दिया। हाँ, अभी कुछ समय तक तो चुनाव होंगे, उसके बाद 71 राज होगा, मतलब कह नहीं सकते। नहीं, आप विश्लेषक भी है ना, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर 25-30 सालों तक तो चुनाव होने। अच्छा, अभी है समय, मतलब हम जैसे युवाओं के लिए अभी है। हाँ, 25 नहीं, आपका समय हमेशा रहेगा, लेकिन वो व्यवस्था बन जाएगी इसी भारत में। आप देखिएगा, मैं रहूं ना रहूं, 25 साल के बाद भी ये वीडियो खोल के देख लीजिएगा। 25-30 सालों के बाद, यानी कि 247 के बाद इस देश में एक छत्र राज होगा। अच्छा, क्योंकि संभालेंगे नहीं, ये विचारधाराएं नहीं संभलेंगी। 150 करोड़ के 150, भाई सबके पास माइंड है, सबके पास मस्तिष्क है। तो आप देखोगे किसी तरह किसी दिन जैसे रसिया और चाइना में की स्थिति है, वैसे ही हमारे देश की होगी। वो मजबूरी में आए हुए लोग हैं, कोई उनकी जोर जबरदस्ती थोड़ा है। उनके यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, आपको विकसित देश चाहिए, अगर आपको सारी सुविधाएं चाहिए तो आपको विचार भी एक रखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके प्रदेश से मजदूर निकलते तो मैं दूसरे प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने क्यों आता?
इतना उद्योग आपके प्रदेश में लगा और मजदूर प्रवासियों के। भाई आपके प्रदेश में 37 लाख संख्या अगर दूसरे राज्य के लोगों की है तो क्यों है? रोजगार के लिए भूखों थोड़ा मर रहे हैं, यहां काम करके पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं। क्यों? आपके लोग यहां से पलायन करके 1796 गांव आपके ऐसे हैं जो घोस्ट हो चुके हैं। क्यों? वो दूसरों राज्य में जा चुके हैं। तो ये विचारों में जो असमानता है, इस पे कंट्रोल तभी होगा जब सरकार का डंडा ठीक होगा। तो मतलब आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी सरकार का डंडा ठीक नहीं है नीति नियमों में। आप इसको गलत तरीके से कह रहे हो। अभी हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं जी। यहां सबके विचार हैं, और जब तक हम पूरी तरह से अपनी चीजों को फॉलो नहीं करवा पाते। अब आप मुझे बताइए, अगर सरकार कह दे कि आज इस रास्ते से नहीं निकलोगे, तो उनके खिलाफ करने वाले 50 लोग उसी रास्ते से निकलेंगे। और इस देश में तो खास तौर पे होता है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी जुलूस निकलता है तो जुलूस वाले तो मौज में निकलते हैं, और पीड़ा उस एम्बुलेंस वाले की होती है जिसे जुलूस के कारण मौत हो जाती है। क्या ये अच्छा है? बहुत गलत है। इतना अधिकार दे दिया जाए, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, क्या अच्छा है? लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे, भले ठीक है लोकतंत्र के आधार पर यहाँ सरकार चयन हो रही है, लेकिन शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी फिर क्या है कि सारा थोप दो जनमानस पर ही कि हाँ तुम ही गलत हो भाई। अभी यही तो कारण है कि इनको फिर भी तो उन्हीं के पास जाना है, वोट मांगने जाना तो उन्हीं पे है। इसलिए ये क्या निर्णय ले पाएंगे? लेकिन वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए नियम क्यों नहीं बना देते सरकार कि भाई आप वोटर, अभी कोई जनता मांग कर रही है और जब सरकार सुन नहीं रही है तो वो तो तब हो रहे ना आक्रोशित। अभी आप इतना जीता जागता एक आपने उदाहरण देखा कि अंकिता हत्याकांड था, आपने भी देखा हमने भी देखा, और कितनी अराजकता इस प्रदेश के अंदर फैली है, कितना माहौल खराब हुआ है। सरकार अगर पहले ही उसमें सीबीआई जांच कर देती तो ये नौबत ही नहीं आती। ठीक बात है, लेकिन जब सरकार सही दिशा में काम कर रही थी, सरकार ने अपराधियों को पकड़ लिया, अपराधियों को सजा हो गई, तो वही उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा क्या? और रहा सवाल ये कि जो आपस में चर्चाएं करके या आपस में बात करके लोगों ने आक्षेप लगाए, अब मैं अपने मियाँ बीवी दोनों कुछ भी बात करके और किसी के खिलाफ कुछ भी मिश्रा जी उन्होंने तो तब बात करी ना जब उनको मौका मिला। मेरा सवाल ये है कि सरकार अगर इसमें पहले ही सीबीआई जांच कर देती, क्योंकि जनता की मांग तो उस समय भी थी। अच्छा, अगर आपके संज्ञान में होगा तो फिर ये बातें तो सुनवाई नहीं पड़ती ना किसी को। जब एक मामला क्लियर हो जाता, सीबीआई की जांच हो जाती, चाहे वीआईपी है या नहीं है ये तो सेकेंडरी है, बट कम से कम लोग संतुष्ट तो हो जाते कि हमारी मांग सरकार ने मानी और गलत भी कुछ नहीं था। आज भी तो हो रहा है ना सीबीआई की जांच हो रही है। जब सरकार को लगा कि अब सीबीआई की जांच की जरूरत है, और वो भी जनता की मांग पे, और जनता को तो आप साइड में रखिए, जब उनके माँ बाप, अंकिता के माँ बाप ने मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और सीबीआई जांच की संतुष्टि हुई। पहली बात, जब सरकार बनाम केस चलता है ना, कोई भी आपराधिक केस सरकार बनाम, सरकार को अपनी जांच से संतुष्टि थी, सरकार के हाथ में अपराधी थे, सरकार को ये लगा ये अपराधी और सारे एविडेंस, सारे सबूत, सब चीजें उसके मौफिक जो था चल रहा था, तो उसमें सीबीआई की संस्तुति किस आधार पर की जाए? तो फिर जब ये बातें जिनको आप आक्षेप बता रहे हो, जिन्होंने भी लगाए, जिन लोगों ने भी ये कृत्य के एक हिसाब से कृत्य ही हो गया ना, जिसने पूरे उत्तराखंड में हलचल मचा दी। आज मैं बहुत सारे कांग्रेसी लोगों के साथ भी, क्योंकि देखिए मैं कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हूँ, बहुत सारे कांग्रेसी लोग भी मेरे साथ बैठते हैं, ऐसे में वो कहते हैं कि मैडम मामला ही कुछ नहीं था, बस खाली हमने तो बातचीत के आधार पर हंगामा कर दिया। अब कोई आगे आने को तैयार नहीं, अब कोई नहीं पूछ रहा सीबीआई जांच कहाँ गई, अब कोई नहीं उनसे सवाल पूछ रहा कि वो कहाँ गए वो लोग।
तो इसमें मतलब अब सरकार सही है, कांग्रेस सही है, या वो ऑडियो वायरल करने वाले सही है? आखिर इस उत्तराखंड को इस हालात में क्यों धकेला गया? इस बात का जवाब मैंने पहले आपको दिया है ना, कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोल दें क्या? ये तो अब तो सरगेन सरकार के पाले में है और ऐसे कठोर कानून लाने की जरूरत है। तो यानी कि अब तक कानून मौन था, कानून का भय नहीं है लोगों को। देखिए, कई चीजें सरकम, जैसे मैं आज आपके स्टूडियो में बैठा हूं, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, आपके नहीं हाथ का तो अधिकार है। मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार किसी ने गलती कर दी, दूसरी बार कर दी, तीसरी, अगर कोई व्यक्ति उसी अराजकता को फैलाता जा रहा है, पता है कि सीबीआई जांच ऑन वे है, उसके बावजूद भी आप सेम चीजों को दोहराए जा रहे हो, उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें कानून मौन क्यों है फिर? पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। ये हम पब्लिक, हर सवाल को, हर उत्तर को पब्लिक के सिर पर नहीं डाल सकते। नहीं, ये पब्लिक है, ये जानती है। अस्तित्व का निर्माण करना, किसी की प्रतिष्ठा का निर्माण करना बहुत कठिन है, और अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करना सबसे आसान काम है। समझ गए? यहीं से मूल्यांकन शुरू होता है। नहीं तो ऐसे लोगों को तो मैं देखती हूँ कि पब्लिक भी बिल्कुल हवा में उड़ा देती है कि हाँ अच्छा, एक चीज आरती जी बताइए, इतना सुंदर कमरा आपने बना रखा है जी, इसमें कहीं कोने पे डस्टबिन भी रखा होगा, क्यों रखा है? नहीं इसलिए रखा है ना कि कचरा उसमें डाल दो। ये समाज है, इनके हर कोने में कहीं ना कहीं कोई डस्टबिन होगा, कचरे वहीं इकट्ठा होते हैं। तो समाज है ये, पब्लिक जानती है कौन हीरा है और कौन कचरा है। इसलिए अपना मन क्यों खराब, अपना चंद्रमा क्यों खराब करना? आइए ज्योतिष पे। मैं भी वहीं आने वाली थी लास्ट में कि ये भी क्या कहीं ना कहीं इस पर भी ग्रहों का प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है। कि अभी देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपने लिए बोल रही हूँ कि मुझे कभी कभार बहुत एग्रेसिव हो जाता है मेरा नेचर, कभी बहुत पोलाइट हो जाता है, कभी बिल्कुल हम ऐसे हो जाते हैं निष्फिकर की ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए। ये भी क्या ग्रहों का हेरा फेरी है क्या? हमारे मन का कमजोर होना, 2.5 दिन में चंद्रमा एक घर आगे निकल जाता है, तो किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रहता। ये आपके ऊपर नहीं, ये संसार के हर जीव के ऊपर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आप किसी बात को लेकर बहुत पीड़ित हो, ठीक है, ये अगले 2 दिन के बाद नहीं रहेगी। अपना समय और पैसा बर्बाद मत करना। किसी शनि राहु केतु को ठीक करवाने मत जाना, चंद्रमा को ठीक कर, चंद्रमा को ठीक करना, जो हर दूसरे दिन जिसका प्रभाव होता है, जिसका हर दूसरे दिन प्रभाव होता है। अच्छा, और ये मान के चलना कि इस अस्तित्व में आपका अस्तित्व नहीं है। इस यूनिवर्सल में आप एक परमाणु से भी छोटे हो। कितनी बड़ी गैलेक्सी है ये, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उस ब्रह्मांड में देखो कितने ग्रह हैं, और उस ग्रह में एक पृथ्वी ग्रह पे हो आप, और इस पृथ्वी ग्रह में कितना बड़ा संसार है, और उसमें अपने क्षेत्र को देखना और फिर अपने अस्तित्व को देखना। शायद मैप पर भी न ढूंढे मिलेंगे। तो जब इतना सूक्ष्म है तुम्हारा अस्तित्व, तो फिर अहंकार किस बात का? तो अहंकार किस बात का? जैसे लोग ग्रहों की पूजा करते हैं जी, तो अब वो ग्रह शांत कर रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ है क्या कि वास्तव में उनका असर होता है, पूजा का असर होता है ग्रहों पर? पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब ये हुआ कि लोग ग्रहों की जो पूजा करते हैं, मैं उस पूजा की बात कर रही हूँ। जो दिनचर्या में पूजा करते हैं उससे तो मानसिक शांति मिलती ही है लोगों को, लेकिन ग्रह शांति की एक जो पूजा की जाती है जिसको अमूमन देखा ही जाता है, उसका असर कितना? मैंने एक ही शब्द आपसे पूछा, पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब हुआ पूर्णता से जो किया जाए। आरती का मतलब क्या हुआ? आरती, रति का मतलब संग होना, आरती। तो क्या पूजा करते समय आप उसके साथ हो? आरती में आप क्या देखते हो?
भगवान का गुणगान ही होता है, वस्तुतः उनका नहीं होता, आपका होता है। क्रिएटर का कभी गुणगान नहीं होता, क्रिएटर की रचना का होता है। आप कोई अच्छी मूर्ति देखते हो तो आप मूर्ति की तारीफ कर रहे हो, तो वस्तुतः मूर्ति की तारीफ नहीं कर रहे हो, उस रचनाकार की तारीफ कर रहे हो जिसने वो बनाई। तो पूर्णता से कोई भी काम किया जाए, और आप परमात्मा को या किसी ग्रह को दे क्या सकते हो? कुछ दे नहीं सकते। उन्होंने आपको सब कुछ दे रखा है, फर्स्ट क्लास पानी दे रखा है, खुली हवा दे रखी है, इतनी सुंदर प्रकृति दे रखी है, बढ़िया बढ़िया सेब, फूल, फल, सब उसी प्रकृति से लेके आप अर्पित करते हो, और उन पर भी उन्हीं का असर है। तो मन ठीक है तो आत्मा ठीक है। कभी धामी जी की कुंडली देखी? अब इस लोगों का निजी विषय है। नहीं, मैं इसलिए उस बात को कर रही हूँ कि बहुत हंगामा होता है हर 2-3 महीने के अंदर। मैं पिछले 5 साल से सुन रही हूँ कि अब धामी जी हटने वाले हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है कि हर 2-3 महीने में इस तरह की अफवाहें उड़ जाती हैं? इसलिए मैंने पूछा। देखिए, आपके उत्तराखंड की कुंडली में राजा को दोष रहता है। जैसे अच्छा। आप एक एनडी तिवारी का कार्यकाल छोड़ दीजिए जी, फिर भी उनके पीछे लोग लगे रहे। हाँ बिल्कुल, उनको भी अस्थिर करने की कोशिश अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद आप आइए खंडूरी जी पे, खंडूरी जी के बाद निशंक जी पे, निशंक जी के बाद आप आइए विजय बहुगुणा जी पे, विजय बहुगुणा के बाद आइए हरीश रावत जी। तो पूरा सिस्टम चला। यही आश्चर्य हो रहा है ना लोगों को कि सब हटे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, फिर तीरथ सिंह रावत आए, तीरथ सिंह रावत, उसके बाद धामी जी आए। इसका मतलब मजबूत ग्रह वाला व्यक्ति आ गया, और 5 साल लगभग कंप्लीट होने ही वाले हैं, पूरे कर लिए। अगला चुनाव नहीं, अभी कर लेने, अगला चुनाव भी यही लड़ेंगे। अच्छा, और यही जीतेंगे? यही जीतेंगे। मतलब आपका ज्योतिष का विश्लेषण कहता है कि अगले मुख्यमंत्री भी धामी जी होंगे? हाँ, भी 10-12 सालों तक रहेंगे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर? हाँ, ये बड़े नेता बनेंगे। अभी हमारे यहाँ एक ज्योतिषाचार्य आपसे पहले आए, उन्होंने तो कहा कि 5 साल भी पूरे नहीं करेंगे। वही तो मुझे तकलीफ की बात है, वो शनि राहु केतु का लोग इलाज बहुत करते हैं, कम किया करें। सूर्य और चंद्रमा को देखा करें, कहाँ बैठा है, कितनी बार हिलाओगे? हिलते नहीं लोग। जिनका आत्मबल मजबूत होता है ना, वो नहीं हिल पाते। आपको लोगों ने कितना अस्थिर किया। चलिए, मैं वहीं पर आ रही थी कि मैंने भी आपसे हल्की फुल्की अपनी कुंडली दिखाई, और उसमें आपको क्या लगा? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपका जीवन लगभग वैसे ही है ना। सेम बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। पराक्रम करके सब खो देना होता ही है, बिल्कुल। तो ज्योतिष बहुत गहन विषय है। नहीं, मैं भी अक्सर अपनी कुंडली के बारे में लोगों को ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाना चाहिए। मेरे लिए मैं तो ही नहीं, मैं सुनती सबकी हूँ, पर मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती कि हाँ पैसों का करना क्या है। मैं सोचती हूँ ऐसे ही मेरे को लोग बोलते हैं कि उसने ये बोल दिया, तुमको उससे फाइट करना चाहिए। जहाँ जरूरत होती है उतना ही करती हूँ मैं, उसके बाद मेरे पे मतलब दुष्प्रभाव तो कतई नहीं पड़ता किसी चीज का। तो वो कौन सा ग्रह ऐसा है मेरी कुंडली में, आपने तो देखा है जो इतना ही मजबूती देता है? हाँ, मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि 2031 के बाद आपका भी टाइम आएगा। अच्छा, एक पंडित जी अभी वो भी करके गए हैं घोषणा, तो ये सच है क्या? अब जो मुझे अपने गुरु कृपा से या भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है, मैं उतना ही बोल पाता हूँ। 2031 तक आपका भी समय आएगा। मतलब 27 में नहीं लड़ रही हूँ मैं चुनाव। मेरी राय अगर होगी तो आप मत लड़िए जी, है ना। अगर आपको चुनाव लड़ने का, अभी आप जिस क्षेत्र में हो इस क्षेत्र में काम करो, यहीं से वो रास्ते खुलेंगे। ये आपने अच्छा सुझाव दे दिया, इस पर मनन करा जाएगा। हाँ, लेकिन आप हो बहुत कठिन व्यक्ति। मुझे समझना आसान नहीं है ना। 2027 में फिर मैं वहीं आऊंगी घूम फिर के, क्योंकि क्यूरियोसिटी पब्लिक में भी है ना इसकी कि सरकार किसकी बन रही है। आप धामी जी को मुख्यमंत्री बता रहे हैं,
तमाम ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, वो अलग अलग बता जा रहे हैं। किस पर भरोसा करे पब्लिक और किस पर ना करे? समय पे भरोसा करें, हम पे भरोसा करें, ना किसी और पे भरोसा करें, समय पे भरोसा। 27 में अगर शपथ लेते हैं तो मेरी बात मान लेंगे, नहीं लेते हैं तो जयराम जी की कह गए होंगे मिश्रा जी, बात खत्म। ये जो अभी 5 मंत्री बनाए हैं कल परसों जी, आपको नहीं लगता कि बहुत देरी कर दी और अब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी? ये खाली नियम की पूर्ति करी। देखो फिर मैं आपको वही बात कहता हूं कि मजबूत इच्छा शक्ति का जब व्यक्ति होता है तो समय पे खेलता है। ये भी राजनीति है। ये भी राजनीति। नहीं तो इसका नुकसान तो जनता को हुआ ना। अगर वो विभागों में ठीक से काम नहीं हुए होंगे, इसका मतलब कैसे किसने संभाले होंगे वो जो अब इनको मिलेंगे? जनता तो संतुष्ट थी कि नहीं बन रहे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, तो अब क्यों बनाया फिर? अब नेता संतुष्ट है, अपनी संतुष्टि के लिए। अब नेता संतुष्ट है। तो यानी कि इसी को बोलते हैं सूझबूझ वाला राजा। सूझबूझ वाला राजा। तो आप धामी जी को सूझबूझ वाला राजा की संज्ञा देते हैं? हाँ, जब कोई मतलब मेरे जैसा व्यक्ति या आप जैसा व्यक्ति जो जमीन से आता है तो उसे तजुर्बा नहीं करना पड़ता। आपको नहीं लगता कि सारे अमूमन ये बात आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि आधे से ज्यादा नेता जिनको तवज्जो दे रही है भाजपा वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, तो जो जमीनी कार्यकर्ता हैं भाजपा के उनकी वैल्यू फिर क्या रह गई भाजपा में? क्यों नहीं, जैसे ज्यादातर नेता जो हैं वो कांग्रेसी हैं, सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं वो। हाँ, 12-13 विधायक हैं कांग्रेस से आए हैं टूट के, 7 मंत्री हैं कांग्रेस से आए हैं टूट के आज की मंत्रिमंडल। तो फिर वो अभी अजेंद्र अजय जी का नाराजगी होने तो फिर वो तो जायज है ना, उस पर फिर ऐसा क्यों? भाजपा ना त्याग की पार्टी है। इन्होंने क्या त्याग किया? किसने? ये जो कांग्रेस बैकग्राउंड से आए, ये तो सडनली आप देखिए सत्ता के लिए आए, सत्ता में है। तो त्याग क्या है? जब भाजपा त्याग की पार्टी है तो फिर इनको क्यों मौका दिया, त्याग वालों को क्यों नहीं दिया? ठीक है, अभी तो आप देखिए पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कोई धामी जी का पुरजोर विरोध किया? बताओ। अपने पक्ष से ज्यादा दूसरे पक्ष वाले खुश हैं, कांग्रेसी खुशी है। और यही कारण है शायद कि आप बोल रहे हैं कि 2027 में भी वही रिपीट होंगे। जो व्यक्ति अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं करेगा उसे जनता बाहर कर देगी। जब सदन में आपको आवाज उठानी होती है तब आप सड़क पे बैठ जाते हो, क्या विपक्ष का काम कर रहे हो? आप मुझे बताइए 5 साल के विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने ऐसे कोई क्वेश्चन रेज किए क्या? सरकार को कहीं पकड़ा? जोड़ तोड़ में लगे रहे। पिछला सदन का सत्र तो यशपाल आर्या जी ने मुकदमा वापस कराने के चक्कर में 4 दिन सदन बर्बाद कर दिया। आप मुझे भाजपाई होने का तमगा मत देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता को, दर्शकों को जब ये बात पता चलेगी तो आम जनता तक पहुंचेगी और बहुत जरूरी है एक एक चीज आम जनता तक पहुंचनी। विपक्ष का काम क्या है? आप राष्ट्रीय स्तर पे चले जाइए, वहां सदन चलने देते हैं, जनता की बात हो रही है, कोई छटपटाहट है। वही लोकतंत्र जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री होते थे, जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री होते थे, जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री होते थे, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, तो अटल जी कैसे नेता बने? नहीं, वो तो जमाना ही नहीं, कैसे नेता बने? नहीं, वो तो जमाना ही अब नहीं रहा। वो जनता की बातों को उठाते थे सदन में, थे तो विपक्ष के नेता ही ना, लेकिन जनता एकटक होकर सुनती थी, तब भी सत्ता में नहीं लाती थी, नहीं आते थे। सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये लोग सदन में बोलते थे तो जनता सुनती थी, क्योंकि ये उनकी बात करने वाले लोग थे। क्या विपक्ष का आपको नेता लगता है आज के जमाने का जो विपक्ष है? नहीं, लेकिन पक्ष विपक्ष की बात वो तो एक अलग बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष में शायद मजबूत नहीं है, इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। वो इंट्यूशन नहीं आ रही अंदर से, इसीलिए ये परिस्थितियां भी पैदा हो रही है। लेकिन और आप अभी विपक्ष के एक नेता, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी करती है राजनीति, मिली लोकसभा में सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, भाजपा से ज्यादा सीटें आई उसकी, क्यों आई?
क्योंकि वो जनता की बात करती है, वो अनर्गल टॉक नहीं करती। लेकिन तो आज भी जनता पसंद करती है, विपक्ष की धार बहुत तेज होती है, लेकिन सच्चा विपक्ष बने तो कोई। मिश्रा जी, राजनीतिक बात हो गई, ज्योतिष पर बात हो गई, मैं एक अंतिम सवाल ले रही हूँ आपसे, क्योंकि देश के लोगों में माहौल कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, इन्हीं नेताओं से सीखती है पब्लिक भी। और जब आप बोल रहे हैं कि पब्लिक हंगामा कर लेती है, तो वो भी इसी का कारण है कि नेताओं का व्यवहार विचार कैसे हैं, वो वही जनता उन्हीं को देख करके आगे बढ़ती है। मैं एक सवाल अंतिम आपसे ये ले रही हूँ कि अभी जैसे संसद में हमने देखा कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया, सांसद हैं इस देश की और लोकतंत्र की प्रक्रिया से होकर के आए हैं, लाखों लोगों ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक टपोरी नेता है, या इस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। कैसे देखते हैं कि मर्यादाएं नहीं खो रहे कि नेता, फिर पब्लिक क्या सीखेगी इनसे? मोदी चोर है? नहीं, वो भी नहीं है, पर आप मतलब मेरा कहने का अगर मतलब मैं आपको प्रेम से बात करूंगा जी, आपके सम्मान के साथ बात करूंगा, तो मैं अपेक्षा भी पाऊंगा कि मैं आपसे सम्मान से बात करूं। ये गिव एंड टेक का मैटर है। अटल जी ने कभी सोनिया जी के बारे में कभी ऐसी टिप्पणी की, या सोनिया जी ने कभी अटल जी के बारे में ऐसी टिप्पणी की? राजनीतिक विरोध तो रहा होगा ना, लेकिन जिस स्तर पे भाषा चलती है, तो अब तो ये तो मर्यादाएं समाप्त होती जा रही। मैं कंगना जी के विचार से नहीं सहमत हूं, वो एलओपी है हमारे देश का, लेकिन मैं राहुल जी के विचार से भी नहीं सहमत हूं। देश का प्रधानमंत्री, आप जाके अमेरिका में, आप जाके वर्जीनिया में, आप जाके चाइना में, आप जाके विश्व के किसी कोने में, आपने कभी अटल जी भी गए होंगे, कभी विश्व के बहुत नेता गए होंगे, उन्होंने जाके यूएनओ में भारत का पक्ष रखा होगा, उन्होंने अमेरिका में जाके रखा होगा। ये संस्कृति, ये कल्चर तो नहीं रहा हमारे देश का। नेताओं को इस पर अंतिम एक संदेश दे दीजिए कि क्या उनके विचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, कैसे आदर्श पेश करना चाहिए नेताओं को? हाँ, जैसे हमारे प्रदेश का एक नेता है विपक्ष का नेता, हरीश रावत। अच्छा। कभी असंसदीय भाषा सुनी आपने? सीखना चाहिए उनसे। मर्यादा बहुत जरूरी है किसी भी सुदृढ़ राज्य को चलाने के लिए, किसी भी सुदृढ़ राज्य को बनाने के लिए। लोकतंत्र का मतलब ही यही हुआ। बोलता है ना, और मुस्कुरा के एक एक चीज का और ऐसे तीर मारता है कि देखते जाओ जी। सीखे, राहुल गांधी भी सीख ले। तो हमारी भाषा क्या है? आपने मुझे बुलाया, मेरी भाषा ही तो है। आप मुझसे चर्चा कर रहे हो, भाषा ही तो है। अगर हम चोर बनाएंगे किसी को, तो वो आपको साथ थोड़ा कहेगा कि आप बड़े ईमानदार हो। पूरे प्रकरण को देख लीजिए, जो हमारा पूरे समाज देखते जाइए कैसी भाषा यूज कर। ये प्रवक्ता जो बैठते हैं, उससे ज्यादा पैनलिस्ट जो बैठते हैं, और मैं, तो ये भी मैंने सुना अभी प्रियंका जी बोली सदन में, उन्होंने कहा छोड़ो यार, जवाहर जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, मेरे पिताजी ने क्या, आओ एक दिन बैठ के इस पे ही बात करें। कभी राहुल जी के मुंह से ये बातें निकली क्या? तकलीफ होती है। तुम्हारी ही बहन है, वो इस देश को कैसे समझती है, और एक तुम हो यार, भले ही बड़े अच्छे आदमी हो, है नहीं है? तो ये हम भी चाहते हैं, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। तो ये थे राकेश मिश्रा जी हमारे साथ, और बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन बहुत ज्ञान की बातें हुई, ज्योतिष की बातें हुई, और मुझे लगता है कि वास्तव में जो दर्शक आपको देखेंगे राकेश जी, वो जरूर समझेंगे इस चीज को कि नेताओं का विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, और पब्लिक को कैसे कोऑपरेटिव अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए रहना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आपका हिली न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आरती जी।